पहले आपके पास आना चाहेंगे। कंपनी के बारे में थोड़ा समझाइए, क्या करते हैं, क्या कारोबार है और किस प्रकार के मार्केट में अभी हमारी प्रेजेंस है, उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। हाँ, सो उत्कर्ष की शुरुआत 2009 में हुई थी। करीब 14 साल पुरानी कंपनी है ये। और उसके बाद जी। पहले माइक्रोफाइनेंस कंपनी थी। और मेनली यूपी, बिहार, झारखंड जो उसका आसपास का एरिया था, हम ज़्यादा काम करते थे। उसके जो आरबीआई जी। गाइडलाइंस है 2015 में, तो उसमें हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला। और उसके बाद 2017 जनवरी में हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लॉन्च किया। इसके बाद थोड़ा परिवर्तन आता है बैंक में, क्योंकि पहले हम सिर्फ माइक्रो फाइनेंस करते थे। उसके बाद एक तो डिपॉजिट पोर्शन हम करते हैं। और उसके अलावा 4 से 5 हमने नए वर्टिकल क्रिएट किए हैं, लेंडिंग साइड में। जैसे एमएसएमई है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, व्हील्स है, और स्मॉल कॉर्पोरेट है। तो आज की तारीख में हमारे पास माइक्रो फाइनेंस का बुक है। और ये 4 से 5 नए लेंडिंग वर्टिकल्स हैं, और दूसरी साइड में डिपॉजिट्स हैं। हमारे पास 830 शाखाएं हैं अगर आप मार्च 31 की बात करें। और मोर देन 15,000 हमारे एम्प्लॉय बेस हैं। लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो स्मॉल एंड मीडियम जो सेगमेंट रहता है, जेएलजी वाला सेगमेंट या एमएसएमई वाला सेगमेंट, उस पर ज्यादा हमारा फोकस रहता है लेंडिंग साइड में। डिपॉजिट साइड में जो मतलब कोई भी स्टैब्लिश बैंक हो, अब उसके सारे प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांच का आउटलुक, लुकआउट, वो सब एक जैसा ही होगा। सो लेंडिंग साइड में डिफरेंट है, लेकिन डिपॉजिट साइड में वी आर कंपेयर विद एनी अदर स्टैब्लिश बैंक। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। સરજુ જી, આપ આપના પાસેથી હું એ સમજવા માગીશ બેઝિકલી કે જે પ્રકારે ગ્રોથ બતાવ્યો છે કંપનીએ, અને FY22 અને FY23માં જોઈ રહ્યા છીએ જે પ્રકારે થોડું નફામાં અસર થોડી આવી છે, નફો સ્લો થયો છે, બટ સામે માર્જિન્સ બહુ સરસ રીતે મેન્ટેન કર્યા છે. થોડું સમજાવો કઈ રીતે તમે અહીંયાથી ખાસ આગળ વધવા માગી રહ્યા છો સર. સો FY21 અને 22માં તમને ખ્યાલ હોય તો કોવિડ ચેલેન્જીસ બધાને જી. હતું, ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ હતું. પણ FY23માં બિઝનેસ નોર્મલાઇઝેશન આવી ગયું છે. ઇટ્સ બિઝનેસ એઝ યુઝ્યુઅલ ફોર અસ. તો FY23માં અમે જે લેન્ડિંગ કરેલું એ હાઈ યીલ્ડ ઉપર કરેલું. અમે કોસ્ટ ટુ ઇન્કમ અને ફંડિંગ રેશિયો પણ અમે ઘણા ઇમ્પ્રૂવ કરેલા. સો એના હિસાબે અમારું FY23 રિઝલ્ટ ઘણું સારું રહ્યું છે. અને તમે આમ જો તો અમારી જે ટેરેટરીઝ છે કે જ્યોગ્રાફી છે, અમે ઉત્તર પ્રદેશમાં, બિહારમાં, ત્યાં અમારું ઘણું પહેલાથી માઇક્રો બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કરેલું છે. તો એ સ્ટેટની તમે વાત કરો તો ત્યાં ક્રેડિટ પેનિટ્રેશન ઓન શેર ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા ખાલી યુપી તો 5% જ ક્રેડિટ શેર છે એનો, બિહારનું તો 1% જ છે. અને એ તમે માન્ય રાખો તો આ ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ઇનફેક્ટ 27 થી 28% પોપ્યુલેશન ત્યાંથી આવે છે. અને અમારા હિસાબે નેક્સ્ટ ઇન્કમ જનરેટિંગ પોપ્યુલેશન આ સ્ટેટથી આવશે. એટલે ઓપોર્ચ્યુનિટી ઘણી લાભ છે અમારા માટે. અને અમારું અર્લી એડવાન્ટેજ મૂવર ત્યાં અમે પહેલાથી 6-7 વર્ષથી, અને આમ તો માઇક્રો બેન્કિંગ કરો તો 14 વર્ષથી ત્યાં છે. તો વી હેવ એ અર્લી एडवांटेज ऑल्सो देयर। बहुत सरस रीते तुमने समझाया। अच्छा गोविंद जी, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भारत जो है वो कंजम्पशन, खपत का देश है, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में फाइनेंस उठाने को लेकर जो एक लोगों का नज़रिया था वो बदला है। ये थोड़ा सा माइंडसेट जो कोविड के बाद चेंज हुआ है और लोगों की स्पेंडिंग जिस तरह से बढ़ी है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ यहाँ से आपसे। नहीं, आई थिंक कोविड में क्या हुआ था, थोड़ा सा मतलब अगर आप समझे, थोड़ा सप्रेस थी लोगों की रिक्वायरमेंट्स, एंड जी। लोगों को लगा कि अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट द लाइवलीहुड। सो वो एक डिफरेंट टाइप का इम्पैक्ट। जैसे नॉर्मलसी आई है, पीपल हैव अगेन स्टार्टेड गोइंग फॉर कंजम्पशन। लोन्स लेना स्टार्ट कर दिया है। अब अपना जो जो जिनका रोजगार का कम हो गया था, उनको वापस उन्होंने रोजगार पर काम स्टार्ट कर दिया है। तो एक जो बियोन्सी आई है पूरे मार्केट में, वो है। और ग्लोबली हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ या ओवरऑल ट्रैक्शन जो है वो सबसे अच्छा है। और इसमें कुछ स्टेट्स तो खैर और भी अच्छा कर रहे हैं इसमें। तो आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि ये जो नई बियोन्सी आई है, नया जो चढ़ाव आया है ओवरऑल क्रेडिट में और ओवरऑल स्पेंडिंग में, ये काफी टाइम तक रहने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो अभी तक काफी समय तक मेट्रो और लार्ज सिटीज से ये सिटी इसको गवर्न करती थी। बट ऑफ लेट एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, डिजिटल हो गया, जो दूरियां थी वो कम हो गई। उसके कारण जो छोटे शहर हैं या जो गांव हैं, वहां पे भी जो कंजम्पशन है वो बढ़ी है। और वो जो ट्रेंड है, मुझे लगता है वो ट्रेंड आने वाले समय में और बढ़ेगा ही। बिल्कुल, रूरल कंजम्पशन को लेकर आगे मैं थोड़ी और बात आपसे करूंगा, પણ સરજુજી મીનવાઇલ માર્જિન્સ હું તમારા જોઈ રહ્યો છું. નો ડાઉટ કોવિડ સમયે બધી જ બેંક્સના માર્જિન સાથે બધામાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા હતા, પણ તમે બહુ સરસ રીતે આને મેનેજ કર્યું છે અને મેન્ટેન કર્યું છે. FY23માં હું નેટ એનપીએ માર્જિન્સ તો એકદમ 0.39% પર જોઉં છું. એટલે શું પરિસ્થિતિ, કઈ કઈ કાર્યવાહી તમે કરી હતી એનપીએસ કંટ્રોલમાં લાવવા માટે, અને હવે અહીંયાથી આગળ શું આને મેન્ટેન કરવા માટે શું ધ્યાન રાખીશું, એ પણ ખાસ સમજાવો.
તો તમે અમારું ઓપરેશન્સ જો તો જે એરિયામાં છે ત્યાં લોકો અને માઇક્રો બેન્કિંગ આમ પર્ટિક્યુલરલી વાત કરીએ તો લો કોસ્ટ મોડલ હોય, ત્યાંના બ્રાન્ચીસની કોસ્ટ ઓછી હોય અને ત્યાંનું રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ ઘણું વધારે હોય પર્ટિક્યુલર સેક્ટરમાં. તો અમારું 66% માઇક્રો બેન્કિંગનું વેઇટેજ હોય, જેમાં આ બંને ફેક્ટર કામ કરે. ઇન્કમ વધે કારણ કે મારું રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ ઓર મારું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઈ છે અને મારો કોસ્ટ ત્યાં લો છે, એટલે એની સ્પીલઓવર ઇફેક્ટ ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સમાં આવે. અમે સેક્યોર બુક પણ ઘણી વધારીએ છીએ, બિકોઝ એસએફબી આવ્યા પછી વી વોન્ટ ટુ બેલેન્સ ધ બુક. એટલે સેક્યોર બુક વધતી જાય છે ઘણા ફાસ્ટ પેસથી, અને અનસેક્યોર બોર્ડની રેલિવન્સ અમે રાખશું, પણ બીકોઝ લો બેસ ઉપર અમારી અનસેક્યોર બુક સેક્યોર બુક વધે છે તો ઓટોમેટિકલી માઇક્રો બેન્કિંગ થોડું ઓછું થાય છે. બટ આ કોમ્બિનેશન એક સ્વીટ સ્પોટ ઉપર છે અમે આજે. बिल्कुल, बहुत सरस रीते तुम्हें समझाव्यो. गोविंद जी, अगेन जो हम बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करें, और साथ ही साथ मैं नंबर ऑफ ब्रांचेस जो आपके हैं 830 उसके बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा कि कितने इसको और आगे हम एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि अभी 26 स्टेट्स और जो सेंट्रलाइज्ड एंटिटीज़ हैं वहाँ पर भी हम हैं, हमारी प्रेजेंस है. और साथ ही साथ जो रूरल स्पेंडिंग की बात थी, इस बार बारिश भी जो कंसर्न्स थे वो भी थोड़े से क्लियर होते हुए नज़र आए हैं, तो उसको लेकर भी मैं जो कंजम्पशन की थियरी है उसमें थोड़ा सा फ्यूचर के फोरकास्ट के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा. गोविंद जी. फ्यूचर का जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों एंगल से जो एक्सपेंशन हमने किया है, पिछले करीब 250 ब्रांचेस हमने खोली 3 साल में, और हमारा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि जितनी ब्रांचेस खोली हैं दो ब्रांच शुड बिकम एफिशिएंट ब्रांचेस. वो मेच्योर होना चाहिए ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांच खोलने में पैसा तो काफी लगता है, उसके बाद 2 से 3 साल लगते हैं उसको मेच्योर होने में. तो हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि जो ब्रांच खुल गई है वो ब्रांचेस मेच्योर होनी चाहिए. और जो ये ट्रेंड हमारा है एक्सपेंशन का, हम दोनों पे काम करें, डिजिटल और फिजिकल दोनों. हमें लगता है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एंगल से. जब आदमी फिजिकल ब्रांच देखता है तो उसको बहुत ट्रस्ट फैक्टर आता है, और डिजिटल से जो आसानी है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन और ओवरऑल अकाउंट ओपनिंग ऑपरेटिंग की ऑपरेशंस की, वो काफी बेनिफिशियल रहता है. तो दोनों ही हमारा मुद्दा रहा है. और जैसे हम पास में भी ग्रोथ करते रहे हैं फिजिकल एंड डिजिटल दोनों, तो आने वाले समय में भी हमारा वो ट्रेंड या ट्रेजेक्ट्री सेम रहेगी. सिमिलरली जो आप कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो वो भी उसको हम भी महसूस कर रहे हैं कि जब पिछले 5 से 6 साल में, अगर थोड़ा कोविड का पीरियड एक बार छोड़ दें तो उसको उसके अलावा कंजम्पशन अच्छा हुआ है. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गांव में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, बट उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हुआ है. कैश फ्लो लोगों का बढ़ा है, कनेक्टिविटी लोगों की बढ़ी है, और तो उसका जो बेनिफिट है, इंडिया एज ए कंट्री इज गेटिंग द बेनिफिट फॉर श्योर. और जैसे हम जैसे लोग जो काफी सेमी अर्बन रूरल एरिया में काम करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो क्वालिटी, पोर्टफोलियो ग्रोथ, दोनों में उसका इम्पैक्ट पड़ता है. और हमें लगता है कि पास्ट में हमें इससे काफी बेनिफिट मिला है, और आने वाले समय में भी इसका हमें बेनिफिट मिलता रहेगा.